आप जिस व्यक्ति का जिक्र कर रहे हैं वो काफ़ी विवादित थे। आप उन्हें पसंद करें या ना करें, चीज़ें होती हैं। लेकिन हमारे मेहमान को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। आपको हमारे मेहमानों को इस तरह के सवाल पूछकर शर्मिंदा करने की ज़रूरत नहीं है। डोंट एम्बैरस आवर गेस्ट्स। हमारे मेहमानों को शर्मिंदा ना करें। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में बैठकर मेहमानों से कई दफे झगड़ने वाले ट्रंप फॉर अ चेंज किसी मेहमान को डिफेंड करते हुए दिखे। नाम क्या है मेहमान का? मोहम्मद बिन सलमान, एमबीएस के नाम से दुनिया जानती है, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस। ट्रंप आधुनिक दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के मुखिया हैं और एमबीएस आज के दौर की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर पूर्ण राजशाही एब्सोल्यूट मोनार्की के डी फैक्टो लीडर। ट्रंप अपने इस मेहमान का साथ तब दे रहे थे जब सवाल अमेरिका से जुड़ा था। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में था जो अमेरिकी कंपनी के लिए पत्रकारिता करता था, जिसकी 7 बरस पहले हत्या कर दी गई थी और जिसकी हत्या के पीछे अमेरिकी इंटेलिजेंस सीआईए एमबीएस को ही जिम्मेदार मानती है। तो मेहमान के लिए ट्रंप के इस डिफेंस की वजह क्या थी? सऊदी अरब अमेरिका के लिए अब इतना ज़रूरी क्यों और कैसे हो गया? आज इन्हीं सब पर बात करेंगे। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। मोहम्मद बिन सलमान पिछली बार अमेरिका गए तब ट्रंप का पहला कार्यकाल चल रहा था, मार्च 2018। इसके 7 महीने बाद आई 2 अक्टूबर 2018 की तारीख। इस्तांबुल में सऊदी अरब का दूतावास, उस रोज जमाल खशोगी पत्रकार अपनी शादी के लिए कुछ जरूरी कागजात लेने के लिए दूतावास के भीतर गए और फिर कभी बाहर नहीं आए। कई महीनों के बाद सऊदी अरब ने यह बात कबूल की कि दूतावास के अंदर खशोगी की हत्या कर दी गई थी। खशोगी का जन्म सऊदी अरब में ही हुआ था। वो पहले सऊदी सरकार में थे, फिर विरोधी बन गए और फिर अमेरिका में रहते हुए अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के लिए लिखने लगे। वे अपने लेखों में अक्सर सऊदी सरकार की सख्ती पर सवाल उठाते। कहा जाता है कि ये बातें एमबीएस को बिल्कुल पसंद नहीं थी। सीआईए ने 2018 में अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि खशोगी की हत्या का आदेश क्राउन प्रिंस ने ही दिया था। दावा किया जाता है कि उस दिन सऊदी दूतावास में एक टीम तैनात थी जिसमें एमबीएस की सिक्योरिटी टीम के लोग भी शामिल थे। इस घटना के बाद अमेरिका ने सऊदी अरब से दूरी बना ली थी। 2020 में जो बाइडेन आए तो उनकी सरकार भी बहुत हद तक इसी नीति पर चली, लेकिन सऊदी अरब के पास पैसे थे तो पूरी तरह उसका बहिष्कार करना संभव नहीं था। इसलिए साल दर साल नजदीकियां फिर से बढ़ती गईं। इसी सब का अंजाम 18 नवंबर को देखने को मिला। एमबीएस के लिए व्हाइट हाउस में रेड कारपेट बिछा, लाल कालीन, बैंड बज रहा था, झंडे थामे घुड़सवार उनके काफिले को लीड कर रहे थे, ऊपर से फौज के विमान उड़ान भर रहे थे। कुल मिलाकर अरब दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अमीर देश के नेता, जिन्हें जो बाइडेन ने बहिष्कार करने लायक कहा था, वो अब अपनी शर्तों पर सऊदी और अमेरिका के रिश्तों को रीसेट कर रहे थे। कैसे? इसकी मिसाल डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान में मिली। मुलाकात के दौरान ट्रंप पत्रकारों से बात कर रहे थे। एक रिपोर्टर ने 2018 में जमाल खशोगी की हत्या का सवाल किया। जवाब में एमबीएस कुछ बोलते इसके पहले ही ट्रंप आगे आए, कहा कि बहुत से लोग उस आदमी को पसंद नहीं करते थे। पसंद करो या मत करो, थिंग्स हैपन, चीजें हो जाती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि क्राउन प्रिंस को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। जिसके बाद ट्रंप ने उस रिपोर्टर को डांट भी दिया जिसने एमबीएस से खशोगी पर सवाल पूछा था। उन्होंने कहा कि ये बेहद गलत और बहुत खराब सवाल है, इस चैनल का लाइसेंस छीन लेना चाहिए। सवाल है कि एमबीएस ने ये कैसे कर दिखाया? अमेरिका आज उनके लिए लाल कालीन क्यों बिछा रहा है? समझते हैं जानकारों से। देखिए, एमबीएस की उसमें उतनी कामयाबी नहीं है जितनी हालात बदलने में। एक हालात जो सरकमस्टांसेस जो चेंज हुए रीजनल सिक्योरिटी की, कि इजराइल ने अपने सारे दुश्मनों को हरा दिया। हिजबुल्ला को भी हरा दिया, ईरान को भी हरा दिया, हमास की भी ऐसी की तैसी कर दी। सो बेसिकली इट हैज वीकेंड। हुती को भी काफी पिटाई हुई है, हुती को भी खामोश बैठे हुए हैं वो अब। सो एक सेंस से आप कह सकते हैं कि जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है वो इसराइल के लिए काफ़ी सेफ हो गया है। दूसरी चीज़ ये है कि ईरान के हाथ काट दिए गए। ये सारी चीज़ें, ईरान के जो टेंटिकल्स थे, ऑक्टोपस की तरह सोचिए आप उसको, वो सारे ऑक्टोपस के सारी चीज़ें काट दी इसराइल और अमेरिका ने मिलकर। सो ईरान हैज़ बिकम वीकर विच मेक्स एमबीएस सेफर। तो ही इज़ एबल टू टेक रिस्क। देखिए, सऊदी अरेबिया है तो अमीर है, लेकिन वो ग्रोथ उसकी ना 1-1.5% से ज्यादा हो नहीं रही।
एंड ही इज टोटली फ्रस्ट्रेटेड कि वो अपनी इकोनॉमी को उस तेजी से दौड़ा नहीं सकता जितना वो चाह रहे हैं। और सऊदी अरेबिया ऑल्सो हैज अ डेमोग्राफिक प्रॉब्लम, पढ़े लिखे नौजवान अनएम्प्लॉयड है वहाँ पर भी। So he wants his economy to grow. So he's looking for investments, he's looking for security. फिर वो डरा हुआ भी है, वो दोनों तरफ से डरा हुआ है, ईरान से भी डरा हुआ है, इसराइल से भी डरा हुआ है। सो पहले पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट किया, अब अमेरिका के साथ। सो इन दैट सेंस दूसरी चीज ये है कि टर्न अराउंड इसलिए भी हुआ कि फिर ट्रम्प वापस आ गए और ट्रम्प की फैमिली के साथ इनकी इतने बहुत ज्यादा बिजनेसेस हैं, खासतौर से जेरेड कुशनर के साथ MBS की बहुत दोस्ती भी है। सो आई थिंक MBS trusts America under Trump more than trusts under Biden. अब आते हैं इस मुलाकात के मिलिट्री एंगल पर, जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। MBS के दौरे पर ट्रंप ने 2 बड़े ऐलान किए। पहला यह कि अमेरिका ने सऊदी अरब को मेजर नॉन नेटो एलाई का दर्जा दे दिया, और दूसरा ऐलान कि अमेरिका सऊदी अरब को F-35 फाइटर जेट बेचने जा रहा है। मेजर नॉन नेटो एलाई स्टेटस की बात भी करेंगे, लेकिन पहले F-35 की करते हैं। स्क्रीन पर देखिए, ये एक फाइटर जेट है, इसे बनाती है अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन। इसकी खासियत है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, यानी ये इसको रडार में पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। जब तक दुश्मन को पता चले कि आसमान में कुछ हुआ है, तब तक काम तमाम। F-35 बमबारी के अलावा जासूसी के काम में भी आता है, रिकॉनेसेंस मिशन में काम आता है। इसमें लगे कैमरा, इसमें सेंसर जो हैं वो पायलट को 360 डिग्री का व्यू देते हैं, ताकि दुश्मन के इलाके की सारी जानकारी अपनी सेना को भेजी जा सके। इन्हीं सब फीचर्स की वजह से इसे दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट कहा जाता है। सऊदी अरब ने अमेरिका से इसी फाइटर जेट की मांग की थी, लेकिन क्यों? F-35 उसे क्यों चाहिए था? देखिए, सऊदी अरब के पास पहले से ही अच्छे फाइटर जेट्स हैं, F-15 है उसके पास, यूरो फाइटर टाइफून है, लेकिन F-35 की बात ही अलग है। सऊदी अरब चाहता था कि उसकी एयरफोर्स मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा ताकतवर हो, खासकर तब जब ईरान जैसा पड़ोसी हो जिससे रिश्ते कभी भी बिगड़ सकते हैं, पहले से बिगड़े हुए हैं। इसके अलावा यमन में हूती विद्रोहियों के साथ भी उसका पंगा चलता रहता है। यानी F-35 जैसा हथियार होना एक बड़ा स्टेटस सिंबल है उस क्षेत्र में, और सुरक्षा की गारंटी भी है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था, राह में रोड़ा था इजराइल। अमेरिका की एक पुरानी पॉलिसी है क्वालिटेटिव मिलिट्री एज। इसका मतलब ये है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल के पास हमेशा उसके पड़ोसियों से बेहतर हथियार होने चाहिए। इजराइल नहीं चाहता कि उसकी सुपीरियॉरिटी क्षेत्र में खत्म हो। इजरायली मीडिया के मुताबिक 16 नवंबर को इजरायली एयरफोर्स ने अपनी सरकार से चिंता जाहिर की थी कि अगर सऊदी अरब को F-35 मिला तो उनका दबदबा खतरे में पड़ सकता है। लेकिन ट्रंप इजराइल की इस चिंता को भी दरकिनार करने को राजी हैं। बिजनेसमैन तो बिजनेसमैन ही रहेगा, और ये डील बहुत बड़ी है, अरबों डॉलर की है। सऊदी अरब अमेरिका में करीब $1 ट्रिलियन का निवेश करने का वादा कर रहा है, जिसमें से $142 बिलियन सिर्फ हथियारों के लिए हैं। मई 2025 में ट्रंप सऊदी दौरे पर गए थे, तब सऊदी की कंपनियों ने वादा किया कि वो अमेरिका में $600 अरब का निवेश करेंगी। ट्रंप से मीटिंग के बाद MBS ने रकम बढ़ा करके $1 ट्रिलियन कर दी है। ये रकम सऊदी के संपत्ति कोष यानी सॉवरेन वेल्थ फंड से भी बड़ी है। खास बात यह कि ट्रंप ने इस डील को अब्राहम एकॉर्ड से अलग कर दिया है। पहले शर्त हुआ करती थी कि सऊदी को इजराइल से दोस्ती करनी होगी, उसे मान्यता देनी होगी, तभी एडवांस्ड हथियारों की डील होगी। अपने पहले कार्यकाल में भी ट्रंप ने कोशिश की थी कि सऊदी अरब अब्राहम एकॉर्ड्स में शामिल हो जाए। इस समझौते से इजराइल और कुछ अरब देशों के रिश्ते सामान्य हुए थे, लेकिन सऊदी अरब ने उस समय साइन नहीं किया था, बस चुपचाप इजराइल से थोड़ा सहयोग बढ़ाया था। जब ट्रंप सत्ता से बाहर थे तभी गजा में जंग शुरू हो गई। इसके बाद सऊदी अरब ने कहना शुरू किया कि जब तक फिलिस्तीन का मसला हल नहीं होता, इजराइल को मान्यता नहीं देंगे। MBS ने इस मुलाकात में भी अपनी बात दोहराई। हमारा मानना है कि मिडिल ईस्ट के सभी देशों के साथ अच्छे संबंध रखना एक सकारात्मक बात है। हम अब्राहम समझौते का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन हम यह भी चाहते हैं कि 2 स्टेट सॉल्यूशन की दिशा में एक स्पष्ट और सुरक्षित रास्ता तय हो। आज हमारी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ सकारात्मक बात हुई, हम इस पर साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन अब ट्रंप मान्यता वाली शर्त से आगे बढ़ गए हैं और सऊदी अरब से हथियारों की डील कर रहे हैं। उन्होंने व्हाइट हाउस में मजे लेते हुए कहा कि मुझे पता है इजराइल इस डील से खुश नहीं होगा, लेकिन सऊदी एक महान दोस्त है और उसे भी टॉप क्वालिटी के हथियार मिलने चाहिए। अब बात करते हैं सऊदी अरब को मिले नॉन नेटो एलाई स्टेटस की। नॉन नेटो एलाई स्टेटस क्या होता है, ये समझने के लिए नेटो को पहले समझना पड़ेगा। नेटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1949 में हुई। मकसद था सोवियत संघ के विस्तार को रोकना
कुल सदस्य हैं 32 देश। एक साझा सैन्य संगठन है, यानी किसी एक सदस्य देश पर हमला समूचे संगठन पर हमला माना जाएगा, इसलिए उसकी रक्षा में सभी सदस्यों को अपनी सेना उतारनी होगी। ये नेटो के आर्टिकल 5 में दर्ज है। इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार हुआ, 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुए आतंकी हमले के बाद। नेटो में सबसे अहम कड़ी अमेरिका माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा वही खर्च करता है। पर इन 32 देशों के अलावा भी कुछ देश हैं जो नेटो के सदस्य ना होने के बावजूद इसका सहयोग करते हैं और बदले में उन्हें अमेरिका से कुछ फायदे मिलते हैं। इन्हीं देशों को कहा जाता है नॉन नेटो अलाय। 1987 में अमेरिका ने यह नियम बनाया था कि अब तक 19 देश इस लिस्ट में थे और अब सऊदी अरब को इसमें जोड़ दिया गया है, तो हो गए हैं 20। सऊदी के अलावा कौन कौन है? अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, बहरीन है, ब्राज़ील है, कोलंबिया है, मिस्र, इजराइल, जापान, जॉर्डन, कुवैत, मोरक्को, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपींस, कतर, साउथ कोरिया, थाईलैंड, ट्यूनीशिया और केन्या। इस लिस्ट में अफगानिस्तान भी था, लेकिन तालिबान की वापसी के बाद उससे ये स्टेटस छीन लिया गया। सवाल उठता है कि इस स्टेटस से होता क्या है, क्या फायदा मिलता है इन देशों को? तो मुख्य तौर पर उन्हें इकोनॉमिक और मिलिट्री बेनिफिट्स अमेरिका देता है। ऐसे देश अमेरिका से रक्षा संबंधी उपकरण उधार ले सकते हैं ताकि वो उस पर रिसर्च कर सकें। अमेरिका इनको शुद्ध यूरेनियम खरीदने की इजाज़त दे सकता है, जिसका इस्तेमाल हथियार बनाने में किया जा सकता है। अमेरिका के दुनिया भर में कई सैन्य अड्डे हैं, वहाँ कई हज़ारों उनके उपकरण हैं, हथियार हैं। अगर वो ख़राब हो जाते हैं तो उनकी मरम्मत के लिए नॉन नेटो अलाई देशों की कंपनियों को ठेके दिए जा सकते हैं। ये बात भले ही हल्की लगे, लेकिन अमेरिका अपने उपकरणों की मरम्मत के लिए करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट देता है। इससे देश के प्राइवेट प्लेयर्स को भी फ़ायदा पहुँचता है। ये तो हुई आधिकारिक बातें। इसके अलावा अंदर खाने ऐसे देशों को कई डील्स में ढील दी जाती है, पैसा दिया जाता है। पाकिस्तान का उदाहरण है, उसने इस स्टेटस का इस्तेमाल करके अपने मिलिट्री के लिए कई उपकरण और हथियार खरीदने में इसका इस्तेमाल किया। अब तक पाकिस्तान को लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की मदद के अलावा अलग अलग तरीके से अमेरिका ने मदद की। ये मदद सालाना पाकिस्तान को दी जाती थी, लेकिन ट्रंप ने 2018 में से बंद कर दिया था। हालांकि उसका नॉन नेटो अलाई स्टेटस अब तक कायम है। पाकिस्तान को यह दर्जा कैसे मिला, इसके जवाब में अफगानिस्तान और चीन का जिक्र आएगा। इसके बारे में हम दुनियादारी के एक एपिसोड में बात कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज का सवाल यह है कि सऊदी अरब को यह स्टेटस क्यों मिला और ऐसा करने से अमेरिका को क्या मिलेगा? जानकार इस पर क्या कहते हैं, सुनते हैं। सऊदी अरेबिया वांट्स 3 थिंग्स। एक, वो चाहता है कि अमेरिका सऊदी अरेबिया को उसी तरह के सिक्योरिटी गारंटीज दिए जो नेटो में है, आर्टिकल 5 का, यानी कोई भी अमेरिका पे हमला करे सऊदी अरेबिया, तो अमेरिका विल कम टू इट डिफेंस। सो दैट इज द वन दे वांट, जो यूक्रेन भी चाहता है ना कि सिक्योरिटी। सो दैट इज वन थिंग। द सेकेंड थिंग that Saudi Arabia wants is civil nuclear program. तो उसको चाह रहा है वो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम में मदद करें, एस्टैब्लिश कर दें, ताकि वो once you have a civil nuclear program, आप कभी भी न्यूक्लियर पावर बन जा सकते हैं। So that is the thing. तीसरी चीज जो MBS चाह रहे हैं is basically some kind of legitimacy in the international system. और वो लेजिटिमेसी वी विल सी कि वो मिलती है या नहीं मिलती उनको। और लेकिन ट्रंप ने इतनी तारीफें की, ऑनरेबल कहा, वाइट हाउस में इतना दर्जा उनको दिया, उनके ऑनर में डिनर भी दिया। सो आई थिंक ही MBS को उन्होंने फिर हलाल कर दिया। यू कैन से कि वो हलाल हो गए फिर से। ही हैज बिगन कोशर। तो दो 3 थिंग्स चाह रहे हैं वो, और वो टैंगल कर रहा है अमेरिका, और अमेरिका को चाहिए इब्राहिमिक अकॉर्ड। तो वो MBS प्रॉमिस कर रहे हैं कि वी विल मूव फॉरवर्ड। लेकिन MBS ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि अगर पैलेस्टीनियन स्टेटहुड के लिए क्लियर रास्ता नहीं नजर आता तो हम नहीं साइन करेंगे। और जो इजराइल की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं कि वी विल नेवर अलाउ ए पैलेस्टीनियन स्टेट, तो दैट अलाउज MBS टू से मैं तो तैयार हूँ, इजराइल इज नॉट रेडी फॉर अब्राहमिक अकॉर्ड्स। सो ही गेट्स हिज विल। अगली खबर पर बढ़ने से पहले एक और ज़रूरी सवाल। सऊदी अरब और अमेरिका के बीच ये डिफेंस डील और इस स्टेटस अपडेट होने का
पूरी दुनिया पर असर क्या पड़ेगा और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। भारत के पूर्व विदेश सचिव कमल सिब्बल का कहना है कि अमेरिका, सऊदी और पाकिस्तान मिलकर के खिचड़ी पका रहे हैं। अमेरिका से डील करने से पहले सऊदी अरब ने पाकिस्तान से भी एक डिफेंस डील साइन की थी। इसके अलावा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी की तलाश में है। सिब्बल का कहना है कि ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, ये आपस में जुड़ी हुई हैं, ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हैं। सिब्बल के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान की स्थिति मजबूत हो ताकि पाकिस्तान वो क्षेत्रीय भूमिका निभा सके जो अमेरिका ने उसके लिए तय की हैं। यानी पूरी कहानी धीरे धीरे खुलेगी। बाकी आप जानते ही हैं कि अमेरिका के मकसदों को पूरी तरह समझना खुद अमेरिका के बस की भी बात नहीं है। पहली सुर्खी आई है चीन की एक कथित साजिश के बारे में। अमेरिका के यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ने अपनी सालाना रिपोर्ट में एक सनसनीखेज खुलासा किया है। इस रिपोर्ट का कहना है कि चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के रफाल लड़ाकू विमानों को दुनिया की नज़रों में गिराए जाने के झूठ को फैलाने के लिए तकनीक का सहारा लिया। इसके लिए बड़े पैमाने पर डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन यानी दुष्प्रचार चलाया गया। आपको याद होगा कि अप्रैल में पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने पुष्टि की थी कि इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान और एक सर्विलांस एयरक्राफ्ट मार गिराए थे। पाकिस्तान की वायुसेना को भारी नुकसान हुआ था। अमेरिकी रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान की इस शर्मिंदगी को छिपाने के लिए चीन आगे आया। चीन ने सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट्स की बाढ़ ला दी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके फर्जी तस्वीरें बनाई। इन फर्जी तस्वीरों में दिखाया गया कि भारतीय वायुसेना के रफाल और सुखोई विमानों का मलबा पड़ा है ताकि दुनिया में ये मैसेज जाए कि चीन के हथियार सिस्टम्स ने इन विमानों को मार गिराया। अब सवाल है कि चीन ने ऐसा क्यों किया। अमेरिका की रिपोर्ट कहती है कि इसके पीछे 2 मकसद थे। पहला, पाकिस्तान को बचाना और भारत के मनोबल को तोड़ना। इसे ग्रे जोन वॉरफेयर कहते हैं, यानी बिना सीधी लड़ाई लड़े दुश्मन को नुकसान पहुंचाना। दूसरा मकसद था धंधा। चीन हथियारों के बाजार में अपने नए फाइटर जेट J-35 को प्रमोट करना चाहता है। उसे लगता है कि अगर वो रफाल विमानों को कमज़ोर साबित कर देगा तो दुनिया को लगेगा कि रफाल बेकार है और चीनी विमान बेहतर हैं। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव भले ही थोड़ा कम हुआ हो, लेकिन चीन की नीयत साफ नहीं है। वो कूटनीति की आड़ में हाइब्रिड वॉरफेयर चला रहा है। अगली सुर्खी, पूरे अमेरिका को एक दस्तखत का इंतजार है। फैसला हो गया है कि जेफरी एप्स्टीन के काले कारनामों की फाइलें बाहर आएंगी। अमेरिकी संसद के दोनों सदनों ने इस पर मुहर लगा दी है। अमेरिकी संसद के निचले सदन में वोटिंग का नज़ारा देखने लायक था। वोटिंग में 427 सांसदों ने कहा कि फाइलें रिलीज करो। विरोध में सिर्फ एक हाथ उठा। रिपब्लिकन सांसद क्ले हिगिंस का उनका तर्क था कि इससे बेगुनाह लोग भी लपेटे में आ सकते हैं, लेकिन उनकी दलील किसी ने नहीं सुनी। उधर सेनेट यानी ऊपरी सदन में तो वोटिंग की नौबत ही नहीं आई। वहां मामला सर्वसम्मति से पास हो गया। अब यह बिल राष्ट्रपति ट्रंप के पास जाएगा और उनके दस्तखत होते ही वहां के न्याय विभाग को एप्स्टीन फाइल्स रिलीज करने होंगे। दुनियादारी समाप्त हो इसके पहले आपके लिए एक सूचना, ललन टॉप अड्डा लौट रहा है। 21, 22 और 23 नवंबर को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे सितारे आ रहे हैं। ललन टॉप की पूरी टीम भी वहां मौजूद रहेगी। डिस्क्रिप्शन में आपको एक क्विज का लिंक दे रहे हैं, उस पर क्लिक कीजिए, क्विज खेलिए और आज ही अपने फ्री पासेस बुक कीजिए। दुनियादारी यहीं तक। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सुनिए, पास आइए। देखिए, 2 तरीके हैं, या तो कहें हम अपनी बात ढेर सारी राइमिंग के साथ, पर पहले म्यूजिक बंद कर दीजिए। दूसरा तरीका, 3 तारीख याद रखनी है, 21, 22 और 23 नवंबर 2025 और जगह मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली। यहाँ हर साल की तरह फिर जमेगा ललन टॉप अड्डा। और कौन आएगा? बड़े बड़े लोग, लेखक, गीतकार, शिक्षक, खिलाड़ी, मुंबई से नायक नायिका, गायक गायिका, हेल्थ के एक्सपर्ट, कॉमेडियन, क्रिकेटर, रैपर, यूट्यूबर, रील वाले स्टार और वायरल कलाकार। फिर से राइमिंग शुरू हो गई। आप बस इस बात पर फोकस करो कि एक से बढ़ के एक टैलेंटेड लोग जुटने वाले हैं। आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं उनसे, सवाल पूछ सकते हैं, ललन टॉप क्विज खेल सकते हैं, इनाम जीत सकते हैं। अब लगा दो म्यूजिक यार। तो आ जाइए ललन टॉप अड्डे में, आज ही बुक करिए अपना टिकट। 999 की बजाय 799 में डिस्काउंट कोड लगाइए LT200। बुकिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए या फिर विजिट करिए thelalantop.com और बैनर पर क्लिक करिए। फिर क्या है, मिलते हैं ललन टॉप अड्डे में, क्योंकि जिंदगी में मौज कायम रहनी चाहिए।